आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आरबीएससी क्लास 10th मैथमेटिक्स। हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली नंबर 12 और लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्रमेय 12.8। आज अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं जो हमारी प्रश्नावली आएगी आगे 12.3 उससे संबंधित हमारे पास उदाहरण है, या फिर ऐसा कहे कि हमने जो प्रमेय की थी उस प्रमेय से रिलेटेड यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं। ये पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, चित्र अनुसार वृत्त का व्यास या डायमीटर लिखा हुआ है ए बी क्या वृत्त का व्यास है, और DAB यानी ये वाला DAB कोण दिया हुआ है 40 डिग्री। तो मुझे कोण पूछा है DCA का मान। तो कोण DCA का मान कितना होगा वो देखिए। इसमें कौन कौन सी थ्योरम्स वगैरह काम में आ रही है वो देखिए। मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि अगर AB एक व्यास है तो अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है। तो यहाँ लिख देता हूँ, देखिए कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना हुआ कोण कैसा होता है? समकोण। अगर समकोण होता है तो ADB एंगल ADB बराबर मेरे पास में आ चुका है 90 डिग्री। एक कोण मेरे पास में दिया गया था 40 डिग्री का, और ये वाला कोण ADB ये मेरे पास में आ गया 90 डिग्री का। तो यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज बनता है कुछ इस प्रकार से ADB। मैं कौन से त्रिभुज की बात करता हूँ? त्रिभुज ADB में। अब ये देखिए हमें पता है किसी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो एक कोण हमारे पास में कितने का दिया हुआ है? 40 डिग्री का। दूसरा कोण हमारे पास में यहाँ से आ गया कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। और तीसरा कोण हमारे पास में ABD। कौन सा कोण है? ABD। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये वाला 40 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री। जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास में कितने डिग्री आ जाएगा? 130 डिग्री प्लस कोण ABD बराबर मेरे पास में आ गया 180 डिग्री। यहाँ से मैं 130 का पक्षांतरण कर देता हूँ और इधर आने पर मेरे पास में ये हो जाएगा कि कोण ABD बराबर 180 में से मुझे घटाना पड़ेगा कितने डिग्री? 130 डिग्री। कुल मिलाकर के मेरे पास में जो एंगल ABD है उसकी वैल्यू आ गई कितने डिग्री? 50 डिग्री। तो ये वाला कोण मैं लिख देता हूँ यहाँ कितने डिग्री आया? 50 डिग्री। और हमने पहले एक थ्योरम पढ़ रखी है। कौन सी थ्योरम? थ्योरम ये थी कि किसी भी वृत्त में, कोई भी वृत्त है, चाहे किसी वृत्त में किसी चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड में बनने वाले सभी कोण हैं वो समान होते हैं। इस चाप द्वारा ऊपर कितने भी कोण क्यों ना बना दिए जाए, सभी कोण कैसे होते हैं? समान होते हैं। तो ये देखिए, तो चाप AD द्वारा यहाँ पर बनाया गया कोण ये B वाला है और यहाँ पर बनाया गया कोण C है। इसका नाम ABD है। क्या लिख देता हूं? किसी चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने सभी कोण, किसी चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने हुए सभी कोण कैसे होते हैं? समान होते हैं। अगर समान होते हैं तो कोण ABD जो है, ABD ये वाला कोण इस कोण के बराबर आ जाएगा। ये किसके आ जाएगा? ACD के। ये वाला 50 डिग्री है तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 50 डिग्री। हमें वैल्यू किसकी पूछी थी? DCA। चाहे DCA लिखो चाहे ADC लिखो, दोनों एक ही बात है। ये आ गया हमारे पास में 50 डिग्री। इस प्रकार से हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब हम दूसरे वाले उदाहरण की बात करते हैं। दूसरे वाला उदाहरण एकदम इजी सा दिया हुआ है। लिखा गया है कि आकृति में चाप AB और चाप AC दो चाप है, दोनों चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण दिए हुए हैं कितने कितने। ये वाला AB जो चाप है केंद्र के ऊपर 80 डिग्री का कोण बनाता है।
AC चाप 120 डिग्री का कोण बनाता है। मुझे दो कोण पूछे, कौन कौन से? एक तो BAC, ये वाला पूरा कोण पूछा है मुझे, ये वाला। दूसरी चीज पूछी है BOC, ये वाला कोण पूछा गया है। अब देखिए यहां मैं सबसे पहले लिख देता हूं, आंसर की पहली लाइन आ जाएगी, किसी बिंदु के चारों ओर, किसी भी बिंदु के चारों ओर बने सभी कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। अब देखिए मैंने यहाँ क्यों लिखा है वो चीज हम यहाँ समझते हैं। कोई भी एक बिंदु है, इस बिंदु के चारों ओर बनने वाला ये कोण है जो 360 डिग्री का होता है। तो देखिए ये कोण और ये कोण तीनों को मिलाने पर यहाँ एक सर्किल बनता है। तो इन तीनों को मिलाने पर जो कोण बनेंगे उनका योग 360 डिग्री होगा, जिनमें से एक कोण मेरे पास में 80 डिग्री का है, प्लस दूसरा कोण मेरे पास में 120 डिग्री का है, तीसरे कोण का नाम है BOC। एंगल BOC बराबर 360 डिग्री। अब देखिए इन दोनों को जोड़ने पर मुझे प्राप्त होता है 200 डिग्री, प्लस कोण BOC बराबर मेरे पास में आ गया 360 डिग्री। यहाँ पर 200 डिग्री प्लस का है, जैसे ही मैं इसका पक्षांतरण कर देता हूँ आगे की ओर चला जाएगा तो ये वाली वैल्यू माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एंगल BOC इज इक्वल टू 360 डिग्री में से मुझे घटाना पड़ेगा कितने डिग्री? 200 डिग्री। तो यहाँ पर 160 डिग्री का मान आ गया। और ये मान किसका है? एंगल BOC, जो हमें प्रश्न में पूछा गया था। तो दो चीजें पूछी गई थी जिनमें से एक आ चुकी है। अब दूसरी चीज पूछिए BAC। हमारी थ्योरम 12.8 क्या कहती है कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष भाग यानी कि परिधि पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। क्या बोला? कि केंद्र पर बनने वाला जो कोण है शेष भाग में बनने वाले कोण का दुगुना होता है। केंद्र पर बनने वाला कोण है BOC, एंगल BOC ये दुगुना है किसका? शेष भाग में बने कोण BAC का, एंगल BAC। इन दोनों में से किसी एक कोण का मान मेरे पास में है, ये वाला है 160 डिग्री। कौन से का मान है? एंगल BOC का। ये दो यहाँ गुणा में इधर आएगा तो मेरे पास भाग में चला जाएगा और यहाँ आ गया BAC। अब देखिए ध्यान दीजिए, 160 में जब मैं 2 का भाग लगाता हूं तो मेरे पास 80 बार जाता है। तो यहां से आ गया मेरे पास एंगल BAC का मान कितने डिग्री आया? 80 डिग्री। हमें दो चीजें पूछी गई थी। कौन कौन सी चीजें पूछी? एक तो एंगल BOC, ये आ गया हमारे पास में 160 डिग्री, और एंगल BAC पूछा था, ये आ गया हमारे पास में 80 डिग्री। इस प्रकार से हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं, किस प्रकार का हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 दिया हुआ है। तो देखिए उदाहरण नंबर, ये है हमारा उदाहरण नंबर 3। उदाहरण 3 में दिया हुआ एक चतुर्भुज है। एक चतुर्भुज में 3 भुजाएं यानी 3 मान हमारे पास में बराबर दिया हुआ है। कौन कौन से मान है? AB, AC व AD। 3 भुजाएं बराबर है। कौन कौन सी? एक तो AB, एक AC यानी ये विकर्ण डायगोनल, और तीसरा AD। ये तीनों हमारे पास में बराबर दिए गए हैं। अब देखिए तो सिद्ध कीजिए कि BAD जो है, BAD यानी ये वाला पूरा जो एंगल है वह बराबर है 2 गुणा BDC प्लस CBD के। ये वाला हमें बताना है। तो देखिए इसमें एक चीज काम में आएगी। कौन कौन सी? जो एंगल मेरे पास में काम में आता है उसको मैं नंबर दे देता हूँ। देखिए ये वाला एक एंगल काम में आता है, इधर वाले को मैं नंबर 1 दे देता हूँ, और दूसरी साइड में जो कोण बना हुआ है उसको मैं नंबर 2 दे देता हूँ। ठीक है। और मेरे पास में कौन सा कोण है? BDC, ये वाला कोण, इसको मैं नंबर 3 दे देता हूँ, और CBD
इसको मैं नंबर CBD, इसको मैं नंबर कितने दे देता हूँ 4, यानी लिखने में थोड़ी आसानी रहती है। अब देखिए, अब मैं क्या कह सकता हूँ, इसमें थ्योरम काम आएगी। हमारे पास थ्योरम जो थी 12.8, उसमें ऐसा लिखा था कि किसी चाप द्वारा, क्या लिखा था, किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण शेष भाग में अंतरित कोण, शेष भाग में अंतरित कोण का दुगुना होता है। क्या लिखा मैंने, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण शेष भाग पर यानी परिधि पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है। देखिए, तो मैं अगर बात करूं तो चाप कौन से की, BC की, चाप BC के लिए, चाप BC की बात करूं, चाप BC द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण नंबर 2, कौन सा, कोण नंबर 2, ये बराबर हो जाएगा दुगुना। किसका दुगुना करना है, इसी चाप द्वारा शेष भाग में बनाया गया कोण, ये रहा मेरे पास भी कोण नंबर 3, ये रहा ये चाप, और इसके द्वारा बनाया गया कोण ये है कोण नंबर 3। तो यहाँ लिख देता हूँ ये इसका दुगुना। यहाँ आ गई मेरे पास समीकरण नंबर 1। सेम इसी प्रकार से जो मेरे पास में दूसरा चाप है उसका नाम है CD। चाप CD जो है वो केंद्र पर ये वाला कोण यानी कोण नंबर 1 बनाता है। तो कोण नंबर 1 बराबर है दुगुना। किसका दुगुना है, देखिए इस चाप CD के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ये वाला है कोण नंबर 4। तो यहाँ आ गया मेरे पास कोण नंबर 4। ये आ गई मेरे पास में समीकरण नंबर 2। अब मेरे पास में समीकरण नंबर 1 आ चुकी है, समीकरण नंबर 2 आ चुकी है। यदि मुझे चाहिए कोण BAD, कौन सा कोण चाहिए, BAD। अगर BAD चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास में जो समीकरण 1 आई है तथा जो समीकरण नंबर 2 आई है उन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। कैसे, एक में अगर 2 में जोड़ देता हूं ये वाला और ये वाला, इन दोनों को जोड़ने पर मेरे पास BAD ये वाला पूरा कोण प्राप्त हो जाएगा। तो मैं यहाँ एक काम कर देता हूं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, यहाँ आ जाएगा मेरे पास में कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 बराबर यहाँ लिखा हुआ है। कोण नंबर 3 भी 2 बार लिखा है, कोण नंबर 4 भी 2 बार लिखा है। मैं ऐसा करता हूँ 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन आ गया। 1 प्लस 2, यदि इन दोनों कोणों को जोड़ दिया जाए 1 और 2 तो मेरे पास आएगा एंगल BAD। कौन सा आ जाएगा, एंगल BAD बराबर राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या आएगा, राइट हैंड साइड में मेरे पास में ये वैल्यू आ जाएगी कि कोण 3 और 4 लिखा है तो कोण 3 की जगह मैं लिख सकता हूँ BDC वो वाला। देखिए ये 2 तो मेरे पास HD लिखा है तो यहाँ लिख देता हूँ मैं एंगल BDC प्लस 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ CBD। ये आ गया CBD। यही हमें सिद्ध करना था, लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम। इस प्रकार से हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब हम इसे आगे वाला एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। यह है हमारा उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 में क्या दिया गया है, एक सिद्ध कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजा को व्यास मान करके खींचा गया वृत्त त्रिभुज की असमान भुजा या त्रिभुज की तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए वापस समझते हैं। लिखा है एक त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं समान है, दोनों में से किसी भी एक समान भुजा को व्यास मानना है, चाहे AB को मान लो चाहे AC को मान लो। दोनों में से किसी भी एक भुजा को व्यास मान करके एक वृत्त बना दिया। ये वाला वृत्त मैं मान लेता हूँ, इस ये वाला जो त्रिभुज है और ये वृत्त है जो दोनों एक दूसरे को बिंदु D पर एक दूसरे को काटते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा कि दिया गया है, हमारे पास में क्या दिया गया वो देखिए, लिखा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ABC में AB भुजा बराबर है किसके, AC के। इतना हमें दिया हुआ है। इसके अलावा
मैं यहाँ लिख देता हूँ तथा AC को व्यास मानकर, AC को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त त्रिभुज ABC की भुजा BC को बिंदु D पर काटता है। ये मैंने लिख दिया। क्या लिखा है? एक त्रिभुज दिया हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें दो भुजाएं समान है तथा इस समान भुजा को व्यास मान करके एक वृत्त खींचा गया है और वृत्त बिंदु D पर काटता है। ये हमें दिया गया है। उसके बाद ये तो फर्स्ट पॉइंट होता है, ये वाला सेकेंड पॉइंट यहाँ मैं लिख देता हूँ, सिद्ध करना है, प्रूव दैट। हमें ये सिद्ध करना है कि तीसरी भुजा या असमान भुजा को समद्विभाजित करता है, यानी कि BD बराबर है CD के। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ BD बराबर DC या CD, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसमें छोटी सी एक कंस्ट्रक्शन भी लिख देता हूँ, रचना भी लिख देता हूँ मैं। रचना में क्या कर देता हूँ? रचना में मैं लिख देता हूँ कि D को A से मिलाया। D को मैं किससे मिला देता हूँ? A से मिला देता हूँ। ये हमारी रचना कंप्लीट हो गई। और नेक्स्ट स्टेप होती है क्वेश्चन की अति महत्वपूर्ण स्टेप, जिसको हम कहते हैं उपपत्ति। तो देखिए इसको मैं इससे मिला देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको D से मिला दिया, अब हमारे पास में यहाँ दो त्रिभुज बन गए। हमें पता जैसे ही दो त्रिभुज बनते हैं, इनको सर्वांग अगर सिद्ध कर दिया जाए तो ये दोनों भुजाएं समान हो जाएगी। तो देखिए इन दोनों त्रिभुजों में लिखते हैं, डायरेक्टली में लिख देता हूं कि पहले मैं ऐसा लिखता हूं कि मुझे ये दिया हुआ है कि AC जो है वो क्या है? उस वृत्त का डायमीटर, यानी वृत्त का क्या है? व्यास है। AC जो है वह वृत्त का क्या है? व्यास। और हमें पता है, हमने प्रमेय में प्रूफ किया था कि व्यास अगर ये है तो ये अर्धवृत्त में बना हुआ कोण है। अर्धवृत्त में बना हुआ कोण कैसा होता है? समकोण। कैसे? अगर ये व्यास है तो ये वाला कोण 180 डिग्री का, इसका आधा ये वाला कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो यहाँ एक लाइन लिख देंगे कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण, बनने वाला जो कोण है वह कैसा होता है? समकोण होता है। ये वाला कोण हमारे पास में 90 डिग्री का आ गया। अब मैं बात करता हूं दोनों त्रिभुजों की। कौन कौन से त्रिभुज दिए हुए देखिए। एक तो है ADB और दूसरे वाला त्रिभुज है मेरे पास में ADC। एक तो इधर का त्रिभुज और एक दूसरी साइड का त्रिभुज। दोनों में मेरे पास में एक तो ये कारण बन गया, ये एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन है। इधर वाला 90 डिग्री का है तो इस कोण को भी 90 डिग्री का होना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देता हूँ एंगल ADB बराबर एंगल ADC। दोनों के दोनों कोण कितने डिग्री के? 90 डिग्री के। और इसका कारण यहाँ मैं लिख सकता हूँ, ये देखिए, ये अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है? समकोण। इसलिए ADC कितने डिग्री का है मेरे पास में? मेरे पास में आ गया 90 डिग्री। इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर 1। और इसी प्रकार से इसका कारण हमारे पास में क्या आ जाएगा? समीकरण 1 से। ये हमारी पहली स्टेप हो गई। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो दूसरा कारण क्या है हमारे पास में? AB और AC दोनों बराबर है। AB जो भुजा है वह बराबर है AC के। इसका कारण जो है वो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज भी कैसा है? समद्विबाहु, दो भुजाएं बराबर है। तो ये वाली भुजा इसके भुजा के बराबर। दो कारण हो गए। तीसरा कारण हमें स्पष्ट दिख रहा है कि इसमें भी AD है और इसमें भी AD है। एक ही मान अगर दोनों में हो तो वह मान क्या होता है? दोनों के लिए कॉमन होता है, उभयनिष्ठ होता है, सर्वनिष्ठ होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 रूल हो गए। तो रूल हमारे पास लग रहा है RHS नियम से, समकोण कर्ण भुजा नियम से। हमारे पास में जो दो त्रिभुज है, त्रिभुज ADB सर्वांग सम हो जाएगा किसके?
त्रिभुज ए डी सी के। यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो हम लिख सकते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। इतना लिखने के बाद हम लास्ट में लिख देंगे बी डी बराबर डी सी, बी डी बराबर डी सी। और लास्ट लाइन, लास्ट स्टेप हमारी पास क्या होती है, एति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार से हमारा ये जो एग्जाम्पल नंबर 4 है वो भी कंप्लीट होता है। अब हम इसे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं, किस प्रकार का हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 दिया गया है। तो देखिए ये दिया गया हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5, बहुत ही शानदार प्रश्न है, थोड़ा सा लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा गया है, सिद्ध कीजिए कि दीर्घवृत्तखंड में बनने वाला जो कोण है न्यून कोण होता है। तो मैं देखिए इसके लिए एक चित्र बना देता हूँ। इस प्रकार का एक फिगर बनेगा। इसमें ये कोई एक सर्किल है, कोई भी एक वृत्त दिया गया है जिसमें एक चाप है मेरे पास में ये वाला, जिस चाप का नाम कुछ भी है जैसे पी क्यू मेरे पास में एक चाप है। इस चाप द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण ओ है, ये वाला, ये केंद्र पर बनने वाला कोण है। तथा इसी चाप द्वारा ऊपर शेष भाग पर या परिधि पर बोले जाए तो बनने वाला कोण ये वाला आर है, ये बिंदु आर है। अब देखिए मुझे क्या बताना है, दीर्घवृत्तखंड का जो कोण है वो न्यून कोण होता है। तो यहां से दिख रहा है ये तो लघु वृत्तखंड है, ये ऊपर वाला है दीर्घवृत्तखंड। ये वाला जो कोण है ये मुझे 90 डिग्री से छोटा बताना है। ये क्वेश्चन सबकी समझ में आ रहा है। तो क्या करना है, एक वृत्त दिया गया जिसमें एक चाप है, इस चाप द्वारा एक कोण केंद्र पर बनता है, दूसरा परिधि के ऊपर बनता है। इतना हमने लिख दिया। अब देखिए इस नीचे वाले कोण को नंबर में 1 दे देता हूं, ऊपर वाले कोण को नंबर 2 दे देता हूं, लिखने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं गिवन, यानी दिया गया है। क्या दिया गया प्रश्न में, दिया गया है, हमें प्रश्न में दिया गया है कि एक वृत्त जिसका केंद्र यानी सेंटर पॉइंट ओ है। हमें क्या दिया गया है, एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है। अब देखिए यहां मैं लिख देता हूं चाप पी क्यू द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, कोण 1 है तथा शेष भाग, और यहां पर आप लिखें तो ऐसा लिख सकते हो, हमारे पास दीर्घवृत्तखंड की बात हो रही है तो यहां लिख दो शेष भाग या दीर्घवृत्तखंड में बना कोण, दीर्घवृत्तखंड में बनने वाला जो कोण है वह हमारे पास में कैसा दिया हुआ है, कोण नंबर 2। ये हो गया। इसके बाद में मुझे लिखना है सिद्ध करना है, यानी कि प्रूव दैट। हमें क्या सिद्ध करना है वो देखिए, हमें इस प्रकार से सिद्ध करना है कि कोण नंबर 2 जो है वो छोटा है किससे, 90 डिग्री से। हमें पूछा है जो कोण बनने वाला है वह कोण कैसा होता है, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, ये हमें सिद्ध करना है। इसके बाद में मैं लिखता हूं उपपत्ति। हमारे पास में इसकी जो उपपत्ति आएगी, उपपत्ति में क्या लिखा जाएगा, देखिए हमें यहाँ इस डायग्राम को देखने पर सीधा सा पता चलता है कि एंगल जो 1 नंबर है वो कितने प्रकार से बन सकता था। अगर मेरे पास में ये वाला वृत्त इस प्रकार से होता, ये सीधा सा, इसको मैं नंबर 1 देता तो ये बनता 180 डिग्री का। अगर ये 180 डिग्री का है तो तब तो लघु और दीर्घ का नाम ही खत्म हो जाता है, क्योंकि ये तो दोनों समान भाग हो गए। यहाँ पर लघु और दीर्घ कह सकते हैं। अगर लघु और दीर्घ का मान है तो ये वाला जो कोण नंबर 1 है, सीधी सी बात है, कोण नंबर 1 जो है 180 डिग्री से छोटा है। कितना भी छोटा हो, चाहे 1 डिग्री भी छोटा हो, किस प्रकार से, यहाँ इस प्रकार से 1 डिग्री 2 डिग्री 5 कुछ भी कम हो जाए, हम कह सकते हैं कि कोण नंबर 1 जो है वो किससे छोटा है, 180 डिग्री से जरूर छोटा है। ये हम यहाँ से कह सकते हैं। अब देखिए ये 180 डिग्री आ रहा है, मुझे तो 90 डिग्री से भी छोटा बताना है, तो मैं काम कर देता हूँ। यहाँ पर मैं ऐसा कर देता हूँ, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 का भाग अगर दे दिया जाएगा तो यहाँ लिख देता हूँ दोनों पक्षों में 2 का
भाग देने पर, तो यहाँ आ जाएगा कोण नंबर 1/2 और ये भी छोटा है, लेस देन 180/2 लिखो, चाहिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कितने डिग्री, 90 डिग्री। ये मेरे पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ चुकी है। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब देखिए मैं दूसरा स्टेप क्या लिखता हूँ। दूसरा स्टेप मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ कि जो थ्योरम हमारी 12.8 है उसके अकॉर्डिंग, इसी वीडियो में 3-4 बार मैं लिख चुका हूँ, सीधा बोल के बता देता हूँ। कौन सी? किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर अंतरित कोण का दुगुना होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि कोण नंबर 1 जो है वो दुगुना है किसका, कोण नंबर 2 का। कोण नंबर 1 जो है वो दुगुना है किसका, कोण नंबर 2 का। इतना हमने लिख दिया। यहाँ मेरे पास में देखिए समीकरण 1 क्या आती है, कोण 1 का आधा जो है वो मेरे पास में इससे छोटा है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ जो 2 गुणा में है इसको मैं इधर लेके आ जाता हूँ। यहाँ मेरे पास में आ जाएगा कोण 1/2 बराबर में आ गया मेरे पास में कोण नंबर 2। इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। समीकरण नंबर 2 में मेरे पास में कोण 2 की जगह क्या लिखा है, 1/2। ये वाला कोण 1 का आधा इसके बराबर है कोण नंबर 2 के। यहाँ मेरे पास में कोण 1 का आधा बराबर है किसे, 90। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम क्या कह सकते हैं, इसकी जगह मेरे पास आ जाएगा कोण नंबर 2, ये लेस देन यानी छोटा है किससे, 90 डिग्री से। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। लास्ट में मैं लिख देता हूं इति सिद्धम। लास्ट में क्या लिख देता हूं, इति सिद्धम। यही हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार से हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 भी यहाँ कंप्लीट होता है।